तो मैम हाँ गुड जी, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। अंकित यस मैम। बेटा एक डिवाइस से लॉगिन करो, अभी भी 2 डिवाइस से लॉगिन है आपका। मैंने आपको बताया था मैम। क्या वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई आपकी अभी तक? नो मैम, हो जाएगी मैम कुछ दिनों में। एक्चुअली मैम क्या होता है ना कि जो मेरा कंप्यूटर है उसमें से जो मैं करता हूँ तो मेरे सीपीयू मतलब है नहीं कुछ, मतलब आवाज बहुत लो आती है, तो मैंने हेडफोन लगाया इससे अपने फोन से कनेक्ट किया, तो इस तरीके से मैं भी कर रहा हूँ। बाकी कुछ दिनों बाद मैं करूंगा मैम इसका। मतलब आप सीपीयू से भी करते हो और मोबाइल से भी करते हो, दोनों पे चलती है क्लास क्या? यस मैम। अच्छा और मैम किसी बच्चे को इश्यू नहीं आता है। ठीक है, बट इस चीज को थोड़ा वो कर लेना बेटा, क्योंकि आगे सेशनल्स में फिर प्रॉब्लम आएगी। यस मैम, मैं कर दूंगा। हाँ उसमें जी। तो आवाज की जरूरत नहीं पड़ती है, क्या बेटा? उसमें उतनी वॉल्यूम की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा कर लूंगा मैम। हाँ जी। हाँ जी, कल सबने टर्न इन कर दिया था बेटा टेस्ट? यस मैम। यस मैम, कर दिया था मैम। कई बच्चों का बेटा वो ना उसमें अटैचमेंट नहीं है, तो वो बच्चे चेक करेंगे कि अटैचमेंट नहीं है उसमें, तो दोबारा अटैच करके मुझे रीसेंड करेंगे उसी उस पे, ठीक है? तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। मेरी स्क्रीन दिख रही है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। My presentation is visual to everyone. Physiological acid base balance. यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। So this is very simple topic, that is physiological acid base balance. आप बेटा already analysis में acid base पढ़ चुके हो. Now I think acid base concept is clear to everyone mind, है ना? So can anybody tell me what is acid? क्या definition है acid की? मैम वो सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। Very good. And what और about बेस base? मैम जो OH नेगेटिव रिलीज करते हैं मैम।
Okay, so over here you clearly see that we have a pH scale, and if your pH is below 7, then it is acid, and it is if it is above 7, then it is base. This is clear? Yes, Yes. ma'am. Yes, So ma'am. what are acids? Acids are hydrogen containing substance which dissociate in solution to release H plus. So basically H plus ions are released on dissociation of a acid. So acids are proton donors. So बेटा हमारे पास strong acids भी होते हैं, weak acids भी होते हैं. Strong acids में HCl is example, H2SO4 is example, और weak acids में हमारे पास carbonic acid, acetic acid. These are some of the examples. Now what are important physiologically important acid? मतलब वो acids जो हमारी body में important हैं, क्या कौन कौन से हैं? कार्बोनिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, लैक्टिक एसिड एंड पायरुविक एसिड. सो बेसिकली बॉडी में जो इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं कौन कौन से हैं? कार्बोनिक एसिड, phosphoric acid, lactic acid and pyruvic acid. So I think you all know that bases, they are proton acceptors, acids are proton donor, whereas bases are protein acceptors. So they act as a protein acceptor. एग्जाम्पल्स अगर हम बात करें बेसिस की, स्ट्रॉन्ग एल्कली में हमारे पास NaOH KOH है, और वीक में हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट NH3 and सॉरी मैम टू sodium. इंटरप्ट, बट मैम सॉरी मैम टू इंटरप्ट, बट मैं एक्चुअली मैं अभी ज्वाइन हुआ है, तो आपने क्या कराया अब तक? बेटा हर्षित, हम आज फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस कर रहे हैं. ओके, ठीक है, थैंक यू मैम. फिजियोलॉजिकल थैंक यू. एसिड बेस बैलेंस में मैंने जस्ट आपको डेफिनेशन बताई है कि एसिड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं, वीक एसिड कौन कौन से हैं हमारे. ठीक है, HCl H2SO4 वीक एसिड, एसिटिक एसिड. ठीक है, फिजियोलॉजिकली बॉडी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एसिड्स होते हैं? कार्बोनिक एसिड इज देयर, फॉस्फोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड पायरुविक एसिड. ठीक है, बेसिस जो है वो क्या होते हैं? दे आर प्रोटोन एक्सेप्टर्स. स्ट्रॉन्ग एल्कली में NaOH KOH है, वीक में हमारे पास सोडियम एसिटेट NH3 है. ठीक है, नाउ बेसिस जो इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकली बॉडी में है, दैट इज बाइकार्बोनेट एंड बाइफॉस्फेट. नाउ आई थिंक यू ऑल हैव लर्नड अबाउट बफर. बफर क्या होते हैं बेटा? पीएच को मेंटेन करता है. पीएच को चेंज करता है मैम, ये पीएच को चेंज नहीं होने देता. हाँ, बफर जो है दे हैव द एबिलिटी दैट आपका एसिड बेस मिक्सचर जो है उसकी पीएच को रेजिस्ट करता है, मींस इट वोंट अलाउ चेंज इन द पीएच. सो बफर क्या होते हैं? बफर इज अ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट. सो व्हाट हैपेंस? बफर प्रिवेंट करता है चेंज इन पीएच को जब आप उसमें एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस
एसिडोसिस। अगर मेरी pH हायर साइड पे जा रही है, that is say above 7.45, then alkalosis occur. So this is the simple diagram which is showing the normal pH of the blood is 7.35 to 7.45. If we are increasing the pH, it is going above 7.45, then you are getting alkalosis. अगर आपका pH lower side की तरफ जा रहा है below 7.35, then there is a development of acidosis. This is clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको समझ आ गया ये? Now this Yes, is ma'am. the simple representation. बेटा आपका pH scale होता है, आप सबने पढ़ा 0, 1, 2. So when it is around, जितनी ज़्यादा acidity होगी उतना ज़्यादा you will see the change of color of the pH paper. So as I told you, 7 से इस side पे जो है lower side it is acidic and above 7 it is basic. So 1 is highly acidic, then उसके बाद 2 है, then moderately acidify में हमारे पास 3 and 4 आते हैं, slightly में हमारे पास 5 and 6 आते हैं. 7 is considered as neutral. ठीक है, what is the pH of water बेटा? 7. 7. ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास स्लाइटली एल्कलाइजिंग होते हैं 8 and 9, मॉडरेटली एल्कलाइजिंग में 10 और 11 आते हैं, हाईली एल्कलाइजिंग 12 and 13. आई थिंक आप सब लोगों ने पीएच पेपर देखा होगा लैब में, Yes, ma'am. यूज No, किया ma'am. होगा. तो उसका जो सबसे Yes, ma'am. फ्रंट जो होता है रेफरेंस जिससे आप चेक करते हो, दिस इज दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिए होते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ कलर यू आइडेंटिफाई दैट कितना एसिडिफाई है आपका ये सॉल्यूशन, हाईली है, मॉडरेट है या स्लाइटली है. ठीक है, ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So next is small changes in pH can produce major disturbances. So अगर आपकी बॉडी में स्लाइट चेंज होता है pH में तो it produces very major disturbances. So most enzyme function only with narrow pH ranges. You know हमारी बॉडी में different enzymes होते हैं, उन enzymes की functioning जो है एक particular pH range पे होती है. अगर हमारी बॉडी की pH slightly change हो रही है तो उन enzymes की functioning जो है वो क्या हो जाएगी? क्या होगा? Disturbed. Alter हो जाएगी. Altered हो जाएगी. pH is given, so that pH has to be maintained. Second, acid base balance can also affect electrolyte, especially body में अगर acid base disbalance हो रहा है, so it will directly affect your electrolytes and fluid level. This is because electrolytes play a vital role, and whenever there is a disbalance, there is increase in carbonic acid or there is increase in this sodium, potassium, it will directly affect your acidity or basicity of your body. So next is it affects the membrane function and alter protein function. Different membrane functions का आपकी बॉडी से टॉक्सिक बाहर निकालना, अगर वहां पे भी pH जो है it plays a important role. Affect can also affect hormones. हमारी बॉडी में different hormones होते हैं, parathyroid hormone is there, insulin is there. So basically if there is change in the pH, then action of hormones is also affected. For example, insulin का केस ले, अगर insulin जो है अगर pH change हो रहा है तो insulin production जो है वो reduce हो जाता है. So this is how pH is affecting your hormones. So basically हमारी बॉडी में 2 टाइप्स के एसिड्स होते हैं, वॉलेटाइल एसिड्स होते हैं और नॉन वॉलेटाइल एसिड्स होते हैं. वॉलेटाइल एसिड्स कार्बनिक एसिड फॉर्म फ्रॉम CO2. ठीक है, सो बेसिकली वॉलेटाइल वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? Reactive. जो हम जल्दी जिसके vapors एयर में होते हैं। स्प्रेड हो जाते हैं, हाँ. इवेपोरेट हो That जाते हैं has the मतलब. tendency to convert into gaseous form. तो इसमें बेसिकली हमारा CO2 आता है. नॉन वॉलेटाइल एसिड्स में हमारे बेसिकली मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन,
CHO, लिपिड्स जैसे लैक्टिक एसिड, कीटो एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जो है दे आर ऑल नॉन वॉलेटाइल एसिड्स। नाउ रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, मैंने आपको बताया बॉडी में जो ब्लड का पीएच है दैट हैज टू बी इन बिटवीन 7.35 टू 7.45। सो बेसिकली बॉडी में पीएच को मेंटेन करने के लिए हमारे 3 मेन सिस्टम्स हैं जो रेगुलेट करते हैं आपकी ब्लड पीएच को। कौन कौन से सिस्टम्स है? बफर सिस्टम, रेस्पिरेटरी रेगुलेशन एंड रीनल रेगुलेशन। सो बेसिकली बॉडी में पीएच को 7.35 टू 7.45 कौन मेंटेन कर रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? बफर सिस्टम की वजह से, रेस्पिरेटरी रेगुलेशन की वजह से और रीनल रेगुलेशन की वजह से। दिस इज क्लियर? Yes, यस मैम। यस अगर हमारी इन बफर मैम? सिस्टम की, हाँ जी मैम नॉर्मल बॉडी जो पीएच रहता है वो 7 बोला जाता है, तो यहाँ पे 7.35 क्यों है? बेटा ये ब्लड का पीएच है विच हैज अ रेंज। एसिड बेस बैलेंस बता रहे हैं आपको, अगर आपकी पीएच 7.35 से कम जा रही है तो वो एसिडिटी की सो बफर, आई थिंक आप सबको पता है बफर जो है वो क्या करता है, क्या डेफिनेशन है बफर की? पीएच को चेंज होने नहीं देता है। मैम ये पीएच को चेंज तो बफर सिस्टम जो है बेसिकली पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है, ठीक है। इट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पीएच चेंज, ठीक है। वेरी रैपिडली अकर होता है विद इन अ सेकेंड, जैसे ही आपकी बॉडी में पीएच चेंज है तो इट स्टार्ट विद इन अ सेकेंड। सो बफर सिस्टम ऑफ द ब्लड, tissue fluids and cells immediately combined with the acid or base to prevent the excessive change in pH. So basically buffer system जो आपके blood में है, tissues में है, वो क्या करते हैं? They combined with the acid or base to prevent the change in pH. It do not eliminate hydrogen ions from the body or add them to the body, but only keep them tied up until balance can be reestablished. So you know buffer system जो है वो कैसे pH को control करता है? ना तो वो वहां पे आपकी बॉडी से H+ आयंस को रिमूव करता है, ना ही वो बॉडी में H+ आयंस को ऐड करता है। इट ओनली कीप देम इन अ मेंटेन, टाइड मींस बांध के रखना, ताकि आपकी बॉडी का जो एसिड और बेस बैलेंस है वो ठीक रहे। एंड इट डू टिल द बैलेंस इज रीस्टैब्लिश्ड, जब तक आपका नॉर्मल एसिड बेस बैलेंस बॉडी में डेवलप नहीं होता तब तक बफर सिस्टम जो बॉडी में प्रेजेंट है, ब्लड में, टिश्यूज में, वो तब तक एक्ट करता है। सो बॉडी में सबसे पहले जब भी आपकी बॉडी में पीएच चेंज होता है, जो फर्स्ट लाइन जो रेजिस्ट करता है चेंज को, वो होता है आपका बफर सिस्टम। सो बेसिकली बॉडी में हमारे पास 3 बफर सिस्टम्स है जो मेजर रोल प्ले करते हैं टू रेगुलेट द एसिड बेस बैलेंस। तो कौन कौन से हमारे पास मेजर बफर सिस्टम्स है? पहला है बाइकार्बोनेट बफर, सेकंड है फॉस्फेट बफर एंड थर्ड इज प्रोटीन बफर। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। Yes, मैम ma'am. रैपिडली का मतलब क्या होगा? हाँ जी, रैपिडली रैपिडली बेटा बहुत जल्दी अपना एक्शन दिखाता है, रिएक्ट वेरी रैपिडली विद इन सेकेंड्स। मतलब ठीक है, जैसे ही पीएच चेंज होता है, जो फर्स्ट रेगुलेशन आपके एसिड बेस को मेंटेन करता है, उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिफेंस जो है, जो सामने आता है कि पीएच चेंज ना हो, उसमें रोल जो है दैट इज बफर सिस्टम। Now this is buffer system in the body fluids
एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमारे पास बफर सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं? बाइकार्बोनेट बफर एंड प्रोटीन बफर. इंट्रासेलुलर में हमारे पास प्रोटीन बफर एंड फॉस्फेट बफर. नाउ प्रोटीन बफर इज फर्दर divisible into 3: hemoglobin buffer, amino acid buffer and plasma protein buffer. So this is the classification that body में buffer systems जो हैं body fluids में कौन कौन से होते हैं. This is clear to everyone. एक्स्ट्रा सेलुलर में आपके पास कौन कौन से हैं? बाइकार्बोनेट, प्रोटीन. इंट्रासेलुलर में प्रोटीन भी है एंड फॉस्फेट बफर है. प्रोटीन बफर जो है फर्दर 3 पार्ट्स में डिविजिबल है: हीमोग्लोबिन, अमाइनो एसिड एंड प्लाज्मा प्रोटीन बफर. दिस स्लाइड इज क्लियर टू एवरीवन कि बॉडी में बफर फ्लूइड्स में कौन कौन से प्रेजेंट है? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now this is the first buffer, that is bicarbonate buffer system, which is the most important extracellular fluid buffer. So bicarbonate buffer जो है, it is the most important extracellular fluid buffer. So basically आप already I think buffer सारे पढ़ चुके हो. Yes, ma'am. Buffers in body system पढ़ा है आपने? हमें बॉडी सिस्टम नहीं पढ़ा था. Yes, ma'am. बॉडी सिस्टम नहीं पता, बॉडी सिस्टम नहीं पढ़ा. आपने जर्नल बफर इन फार्मास्यूटिकल्स पढ़ा है बेटा? यस मैम. ये सुन Yes, ma'am. कौन-कौन से जनरली होते पढ़ हैं? लिया मैम बफर्स. बेटा कौन कौन से होते हैं बफर्स इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम? मैम वीक बेस होता है उसके, और उसका मैम स्ट्रॉन्ग सॉल्ट के साथ बनाया जाता है, ऐसा पढ़ा था हाँ. हमने. हाँ, और Acidic buffer, basic buffer. दिस इज द जनरल क्लासिफिकेशन. बट हमारे पास डिफरेंट फॉस्फेट, एसीटेट, ये सारे आपने नाम से पढ़े हैं बफर्स में? नो मैम. जो No, pharmaceuticals में use होते नो हैं? मैम. No, ma'am. नो मैम. ठीक है. बाइकार्बोनेट बफर जो है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बफर है. बाइकार्बोनेट बफर जो है बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है इसमें? सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कार्बनिक एसिड. सो कार्बनिक एसिड जब डिसोशिएट होता है, ओवर हियर यू कैन सी दैट यू विल गेट H+ आयंस प्लस बाइकार्बोनेट आयंस. एंड नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आपका जो बाइकार्बोनेट होता है वो 20 टाइम्स ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द कार्बनिक एसिड. So under normal circumstances body में जो bicarbonate की concentration है that is 20 times more in comparison to carbonic acid. Clear है bicarbonate buffer? Bicarbonate buffer major buffer है extracellular fluid का. Basically bicarbonate buffer में हमारे पास sodium bicarbonate and carbonic acid का constitution होता है. कार्बनिक एसिड जब डिसोशिएट होता है हमारे पास H+ आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस प्रोड्यूस होते हैं. सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है बाइकार्बोनेट बफर का? व्हेनेवर आपकी पीएच जो है वो राइज होती है, इसका मतलब आप समझ रहे हो, अगर आपकी पीएच बढ़ रही है तो किस तरफ जा रही है पीएच आपकी? 7 से लो. मैम बेसिक साइड. बेसिक साइड. बेटा 7 से लो होगी तो वो फिर एसिडिक साइड जाएगी. ठीक है, जिसको हम एसिडिफाई एल्कलॉस एसिडोसिस कहते हैं. ठीक है. So when the pH is rising, H+ ions combine with bicarbonate ions to form again carbonic acid. This is a double reversible reaction, and again what happens? This carbonic acid then dissociate into CO2 and H2O. So what happens when the pH is rising? Your H+ ions combines with the bicarbonate ions to form this reversible compound, reversible reaction H2CO3, which is again dissociated into CO2 and H2O. And when the pH is following, what is happening? Your carbonic acid is dissociated into H+ ions and bicarbonate ions. So hydrogen ions generated by the metabolism or by ingestion react with bicarbonate base to form the carbonic acid. So this is happening when your pH is rising. What you are getting? You are getting CO2 and H2O as your end products, and when your pH is falling, it is forming H+ ions and bicarbonate ions. So next phosphate buffer system is sodium
monohydrogen phosphate and sodium dihydrogen phosphate. This type of buffer system, phosphate buffer system जो है is not important as blood buffer. ठीक है, basically ये वाला जो phosphate buffer system है that is found in renal tubular fluids and intracellular fluids. जो आपका बाइकार्बोनेट बफर था वो कहाँ पे प्रेजेंट था? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मेजर कंपोनेंट था. बट फॉस्फेट बफर सिस्टम जो है दैट इज अ मेजर कंपोनेंट और मेजर रोल जो है इसका वो किडनीज में और इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स में मेजरली पाया जाता है. ठीक है, सिमिलरली इसका जो है कंसंट्रेशन रेशियो जो है दैट इज मोनोहाइड्रोजन टू डाइहाइड्रोजन इज 4:1. वहां पे क्या रेशियो था हमारा बाइकार्बोनेट का और उसका कार्बोनिक एसिड का? 20:1. over here ratio is 4:1. so phosphate buffer system में basically पता लग रहा है आपको क्या हो रहा है? monohydrogen is combined with H plus ions to form the dihydrogen phosphate. so ये जो बफर है phosphate buffer system है वो basically आपके renal tubular fluids और intracellular fluids का major buffer है. now what phosphate buffer system do? It regulates the pH within the cells and urine. So basically phosphate buffer system किसकी pH को regulate करता है? आपकी urine की and within the cells. So phosphate concentrations are higher intracellular within the kidney tubules. More phosphate ions are found tubular fluids, more powerful than bicarbonate system. दोनों में डिफरेंस पता लग गया बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम में और फॉस्फेट बफर सिस्टम में? Yes, ma'am. बेटा सिंपली जो आपका जो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है वो क्या करता है? इट मेनली act as a extracellular. It act on the extracellular. It is a part of extracellular fluid. जो फॉस्फेट बफर सिस्टम है वो किसका पार्ट है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड का. ठीक है, ये जो है फॉस्फेट बफर सिस्टम वो रेगुलेट करता है पीएच आपकी यूरिन में. बेसिकली इसका जो रोल है वो आपकी किडनी ट्यूब्यूल्स उसके मेंटेनेंस में है. और जो आपका कार्बोनेट बफर है वो कहाँ पे है? इट इज इन द ब्लड. सो नेक्स्ट दैट इज प्रोटीन बफर सिस्टम. ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन स्पेशली एल्ब्यूमिन. हमारे ब्लड में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. प्रोटीन्स में प्लाज्मा प्रोटीन जो है बेसिकली जिसको हम एल्ब्यूमिन कहते हैं दैट आल्सो एक्ट एज अ बफर. so it contain large number of dissociable acidic and basic groups. you all know that protein का major सब यूनिट क्या होता है बेटा? क्या प्रेजेंट होता है प्रोटीन में? जो अमीनो एसिड. हाँ, तो अमीनो एसिड जो है Amino acids. तो बेसिकली उसमें कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं? यू हैव अ acidic group also, you have a basic group also. so basically जो albumin है that act as a buffer which is present in blood contain acidic COH also and basic NH2 also. in the acidic solution NH2 accepts excess of H plus ions. in the basic solution COH give H plus ions. so this is another buffer system which helps to maintain the pH. Other important buffer groups of protein in the physiological pH range are imidazole groups of histidine. So this is another example of amino acids which has imidazole group which also helps in maintaining the pH. So this is through the protein buffer system. This is clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा मैंने आपको बताया बॉडी में जो है आपकी पीएच को मेंटेन करने के लिए 3 चीजें होती हैं. पहला होता है बफर सिस्टम, सेकंड होता है रेस्पिरेटरी रेगुलेशन एंड थर्ड इज किडनी रेगुलेशन. सो फर्स्ट वन बफर में हमारे पास कौन कौन से बॉडी में बफर्स होते हैं जो मेंटेन करते हैं पीएच को? पहला होता है बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, सेकंड होता है फॉस्फेट बफर सिस्टम एंड थर्ड वन इज प्रोटीन बफर system which helps to regulate the pH.
कैसे रेगुलेट करते हैं? whenever there is a increase in H plus ions, they change and maintain, balance it with the basic ion. Now this is hemoglobin buffer. आपको सबको पता है in the RBCs hemoglobin buffer play a important role. So basically respiratory regulation जो pH का है, that is done with the hemoglobin buffer. It helps in transport of metabolically produced CO2. So basically hemoglobin buffer क्या करता है? It helps in the transport of your produce CO2 from the cells to lungs for excretion. जितना ज्यादा आपका CO2 बाहर निकलेगा and उतना ज्यादा आपका excretion होगा, उतना ज्यादा आपका जो है pH maintained रहेगा. As hemoglobin releases O2, it gains greater affinity for H plus ions. So next is respiratory mechanism. Respiratory mechanism से हम pH कैसे control करते हैं? This is second line of defense. पहला mechanism क्या था? Buffer mechanism, buffer system. Second mechanism जिससे आप pH maintain करते हो अपने blood की, वो होता है respiratory mechanism. So it is achieved by regulating the concentration of carbonic acid in the blood and other body fluids by lungs. So basically body में जब आपका कार्बनिक एसिड रेगुलेट करना होता है, तो when there is this regulation is achieved, that means the change in the pH is also maintained. ठीक है, this is clear. कैसे मेंटेन करते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ कार्बनिक एसिड जो है ब्लड में आपको मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि अगर कार्बनिक एसिड ज्यादा होगा देन इट विल डिसोशिएट इनटू CO2 and H2O. So respiratory center regulates the removal or retention of CO2, thereby H2CO3 from the extracellular fluids by the lung. This line is clear कि क्या कर रहा है respiratory center? मैम प्लीज वापस से बताना. CO2 को रिमूव कर रहा है. बेटा सेकेंड लाइन डिफेंस जो है pH को मेंटेन करने के लिए क्या है? रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है. ठीक है, बेसिकली ये कैसे एक्ट करता है? रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म ये रेगुलेट करता है आपकी कंसंट्रेशन ऑफ H2CO3 इन द ब्लड. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? आपका रेगुलेशन होगा, रिटेंशन, रिमूवल और रिटेंशन ऑफ CO2 फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड. सो बेसिकली आपकी बॉडी में बाइकार्बोनेट आयंस को, कार्बनिक एसिड को रिड्यूस करता है, रिमूव करता है CO2, जिससे ये आपकी pH को मेंटेन करता है. Thus lungs function by maintaining one component H2CO3 of the bicarbonate buffer. So basically क्या मेंटेन कर रहा है? कार्बनिक एसिड को मेंटेन कर रहा है, क्योंकि अगर आपका कार्बनिक एसिड ज्यादा होगा, आपकी CO2 ज्यादा होगी, उसकी रिटेंशन होगी, तो डेफिनेटली क्या होगा? आपका pH चेंज होगा. तो हमें क्या करना है? हमें मेंटेन करना है कार्बनिक एसिड लेवल को इन द ब्लड so as to resist change in the pH. So ये फंक्शन इसका कौन कर रहा है? रेस्पिरेटरी सेंटर कर रहा है, जो कि रेगुलेट कर रहा है आपकी रिटेंशन ऑफ CO2 को. एंड मेजरली ये फंक्शन किसके थ्रू हो रहा है? ये फंक्शन हो रहा है लंग्स के थ्रू, जो मेंटेन करता है आपकी pH को. ठीक है, क्लियर है ये? यस मैम. यस मैम. Yes, ma'am. Now third is renal mechanism. So basically renal mechanism मैंने 3 mechanism बताए थे. बफर है, सेकंड आपका रेस्पिरेटरी रेगुलेशन है, थर्ड आपका रीनल मैकेनिज्म है. तो रीनल मैकेनिज्म क्या कर रहा है? रीनल मैकेनिज्म एक्सक्रीशन करता है ज्यादा से ज्यादा H plus आयंस की, reabsorption of bicarbonate ion. So this reabsorption of bicarbonate ion is taking place in the kidney, in the tubules of kidney. So over there regulating the bicarbonate ions, increasing the reabsorption of bicarbonate ions and excreting H plus ions, it is maintaining pH. Excretion of titrable acids. So acids जो body में present है, उनको excretion जो है that is done by renal. Excretion of ammonium ions. So by excreting more and more acid and by excreting the
ammonium ions, it help in maintaining the pH of your blood through the renal mechanism. मैंने आपको ये वाली स्लाइड बताई, मैंने आपको ये स्लाइड बताई? नो मैम। No, ma'am. हाँ जी, तो पहले ये देखो बेटा, रेस्पिरेटरी सेंटर जो है, यू ऑल नो, हमारे ब्रेन में यहाँ पे मेडुला ओब्लिगेंटा के ऊपर जो है रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, ठीक है। दीज 3 पॉइंट्स जिनको हम कीमो रिसेप्टर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कीमो रिसेप्टर्स। एंड अदर रीजन इज पॉन्स, जो आपका सेरिबलम और सेरिब्रम को कनेक्ट करता है। तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है दैट इज कंट्रोल्ड बाय कीमो रिसेप्टर्स। आपकी बॉडी में जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है उसको कंट्रोल क्या करता है? रेस्पिरेटरी सेंटर करता है, जिसमें कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दिस इज वेरी सेंसिटिव टू चेंज इन पीएच। अगर आपकी बॉडी में थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है पीएच में, तो आपका जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो अफेक्टेड होगा, क्योंकि आपके रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है उसका जो सेंटर है वो कंट्रोल किससे होता है? कीमो रिसेप्टर से। तो स्लाइड चेंज विल बी वेरी will affect your rate of respiration, ठीक है। This is the mechanism, respiratory control of pH. So cell production of CO2 increases. अगर आपकी सेल्स में ज्यादा CO2 इंक्रीज हो रहा है तो इट विल कंबाइन विद H2O to form कार्बोनिक एसिड, ठीक है। दिस कार्बोनिक एसिड देन डिसोशिएट इनटू H plus ions and HCO3. सो बेसिकली H2CO3 जो है वो ब्रेक हो रहा है H plus आयंस में एंड HCO3 में। सो क्या होगा? आपका pH ड्रॉप होगा। आपका pH ड्रॉप होगा तो कौन सी कंडीशन डेवलप होगी? एसिडोसिस। जब भी pH 7.3 के इस तरफ जाता है, ब्लो साइड जाता है, 7 से ब्लो जाता है, तो हमारा क्या होता है? एसिडोसिस। सो H plus आयंस जो है वो क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को। एज अ रिजल्ट क्या होगा? आपका रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज, ठीक है। जिससे क्या आपका CO2 जो है वो एलिमिनेटेड हो जाएगा लंग से। जितना ज्यादा CO2 आपके लंग से बाहर निकलेगा उतना ज्यादा आपकी pH जो है वो नॉर्मल लेवल पे मेंटेन होगी। दिस इज क्लियर कि क्या हो रहा है इसमें? बेसिकली रेस्पिरेटरी रेगुलेशन कैसे कर रहा है pH का? क्लियर है इस डायग्राम से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम। दोबारा बताने की जरूरत है इसे। इट इज वेरी क्लियर कि आपकी जो सेल्स हैं वो प्रोड्यूस कर रही है CO2। एज अ रिजल्ट आपका CO2 इंक्रीज हो रहा है। CO2 then combines with H2O to form carbonic acid. Then this carbonic acid dissociate into H plus ions and HCO3 ions. So whenever there is a increase in H plus ions, pH drops. So this condition is called acidosis. जब आपकी pH down below 7 जा रही है तो क्या होगा? आपका H plus ions स्टूमुलेट करेंगे रेस्पिरेटरी सेंटर्स में। हमें पता है कि ब्रेन में रेस्पिरेटरी सेंटर है। रेस्पिरेटरी सेंटर जो है उसमें कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, जो कि अगर स्लाइड चेंज आप पीएच में करते हैं तो दे आर वेरी सेंसिटिव। सो रेट और डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट आपकी CO2 जो है एलिमिनेशन जो लंग से है वो बहुत फास्ट हो जाएगी, जिससे क्या होगा? आपकी pH राइज जो है वो टुवर्ड्स नॉर्मल लेवल अचीव हो जाएगी। कितनी pH चाहिए हमें नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ब्लड की? 7.35 to 7.45. 7.35 to 7.45. यस। सो नेक्स्ट जो मैकेनिज्म है जिससे आपकी pH जो है वो मेंटेन होती है ब्लड में, वो क्या है? रीनल मैकेनिज्म। Now, renal mechanism, the role of kidneys in the maintenance of acid-base balance of the body is highly significant. So, जो हमने अभी तक पढ़ा रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, बफर मैकेनिज्म, उनमें अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो सिग्निफिकेंट मैकेनिज्म है जिससे आपकी ब्लड की pH मेंटेन्ड रहती है, दैट इज रीनल मैकेनिज्म. So, renal mechanism tries to provide an permanent solution to acid base
disturbances. So whenever there is a disturbance in the acid base balance, whenever again and again pH changes are taking place, then what happens, the permanent solution जो है that is used for the maintenance of pH is renal mechanism. So अभी तक ये जो है हमारे पास जो टेम्पररी बफरिंग सिस्टम हम बफर्स के थ्रू कंट्रोल करते हैं pH या रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म से करते हैं, दीज आर टेम्पररी मैकेनिज्म्स. और यू कैन से शॉर्ट टर्म में अगर कोई बार बार एसिडोसिस किसी को हो रहा है या कोई बार बार एल्कलोसिस की प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, तो डॉक्टर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए उसको बफर या फिर रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म से ट्रीट करेंगे. बट अगर वो नहीं रेगुलेट हो रहा है, then the permanent solution of renal mechanism is used. Clear है ये चीज? Yes, ma'am. So basically जो renal mechanism है, regulation कौन करता है blood pH की renal में? That is kidney. So kidney helps in maintaining the alkali reserve. So basically basic reserve जो है आपकी body में जो maintain रखता है, that is done with the help of kidney. So renal mechanism में whenever it keeps maintaining the alkali reserve, kidney basically कैसे achieve करता है अपना acid base balance? It helps in excretion of H plus ions, reabsorption of bicarbonate ions in the renal tubules, excretion of titrable acids and excretion of ammonium ions. जितना ज्यादा आपका H plus ions का excretion होगा किडनी के थ्रू, जितना ज्यादा reabsorption होगा बाइकार्बोनेट आयंस का, आपका excretion अमोनियम और एसिड्स का होगा, उतना ज्यादा आपका pH नॉर्मल लेवल पे मेंटेन होगा बॉडी में. नाउ डिसऑर्डर्स ऑफ एसिड बेस बैलेंस. जब भी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस डिसऑर्डर्ड होता है तो इट विल अफेक्ट योर बॉडी फंक्शनिंग. सो बेसिकली आपका देखो, अगर एक्यूमुलेशन ऑफ एसिड हो रहा है और लॉस ऑफ बेसिस हो रहा है तो क्या होगा? अगर बॉडी में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया एसिड, देयर इज इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस. दिस इज क्लियर? बॉडी में एक्यूमुलेशन ऑफ एसिड हो रहा है, इंक्रीज कंसंट्रेशन हो रही है किसकी? H प्लस आयंस की. डेफिनेटली एसिड इंक्रीज हो रहे हैं तो लॉस ऑफ बेस होगा. सो व्हाट हैपेंस? योर pH विल ड्रॉप. अगर आपका pH 7.45 से इधर इस तरफ मूव कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लोअर साइड जा रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एसिडोसिस. ठीक है. सेकेंड, लॉस ऑफ एसिड्स एंड एक्यूमुलेशन ऑफ bases. Other thing, decrease concentration of H plus ions. तो क्या होगा? अगर डिक्रीज कंसंट्रेशन हो रही है H प्लस आयंस की तो आपकी pH जो है वो राइज हो जाएगी. जब आपकी pH 7.45 से बढ़ रही है, then it is called as alkalosis. This slide is clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मेरी नहीं हो पाई, बेटा मेरी very simple. कनेक्शन इशू हुआ. बेटा वेरी सिंपल, अगर आपकी इंक्रीज्ड इन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस हो रहा है तो आपकी pH जो है वो ड्रॉप हो रही है. और जब आपकी बॉडी में pH 7.35 से नीचे जाती है, दैट इज कॉल्ड एज एसिडोसिस. ठीक है. अगर आपकी pH जो है वो हायर साइड पे, एसिडोसिस मींस एसिडिटी इज इंक्रीजिंग, द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इज इंक्रीजेस. जब हम एल्कलोसिस की बात करते हैं तो क्या होता है? देयर इज डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस. इट विल बी मोर क्लियर विद दिस स्लाइड. एल्कलोसिस, pH increase in 7.4. एसिडोसिस, स्लाइडिंग डाउन, pH लेस देन 7.4. ये स्लाइड क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेसिकली जो ये डिसऑर्डर हैं एसिड बेस बैलेंस के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में कई बार वो नाम से भी पूछ लेते हैं, दैट डिफाइन एल्कलोसिस. और कई बार वो ऐसे भी पूछ लेते हैं, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म of this physiological acid base balance.
नेक्स्ट इज एसिडोसिस। सो एसिडोसिस जब होता है तो प्रिंसिपली क्या क्या चीजें अफेक्ट होती हैं, ठीक है। एक तो डिप्रेशन ऑफ सीएनएस हो जाता है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम गेट डिप्रेसेस। अगर आपकी बॉडी में इंक्रीज इन H प्लस आयन कंसंट्रेशन हो रही है, आपकी पीएच जो है वो 7.35 से नीचे जा रही है, तो आपको क्या होगा, डिप्रेशन हो जाएगा सीएनएस का, वीकनेस बहुत ज्यादा होगी, डी रेंज सीएनएस फंक्शन मींस नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं रहेगी, डी रेंज फंक्शनिंग होगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। सीवियर एसिडोसिस कॉजेज डिसओरिएंटेशन, कोमा एंड डेथ। सो अगर आपकी बॉडी में एसिड बेस डिसबैलेंस हुआ है और अगर आपको एसिडोसिस हुआ है तो आपकी बॉडी में ये सारे सिम्टम्स डेवलप होंगे। आपको डिप्रेशन होगा सीएनएस का, आपको वीकनेस होगी, सीएनएस फंक्शनिंग जो है वो अफेक्टेड हो जाएगी, आप डिसओरिएंटेटेड फॉर्म में रहेंगे, कोमा में भी जा सकते हैं, इवन डेथ कैन अकर अगर सीवियर एसिडोसिस हो गया है। दिस इज क्लियर? मैम डिसोरिएंटेशन क्या होता है? बेटा डिसओरिएंटेशन मींस ओरिएंटेड नहीं हो, कंफ्यूज्ड हो, इट्स काइंड ऑफ दैट। डिसओरिएंटेड मींस अलर्ट नहीं हो, रेगुलर नहीं हो, मतलब आप प्रॉपरली वो नहीं हो, कंफ्यूजन स्टेज रहती है, डिसओरिएंटेटेड रहते हैं आप। ओरिएंटेटेड एक होता है ना कि प्रोग्राम आपने कुछ सेट किया है, बट जब आप उस चीज को वैसे ना कर पाओ आप, दैट इज नोन एज डिसओरिएंटेटेड, ठीक है। नेक्स्ट इज एल्कलोसिस। एल्कलोसिस में बेसिकली क्या क्या सिम्टम्स आते हैं अगर आपकी बॉडी में पीएच, एल्कलोसिस कब होता है, जब आपकी पीएच कितनी होती है बेटा, ज्यादा हो जाती है, 7.5 से ज्यादा चली जाती है, देन इट इज नोन एज एल्कलोसिस। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, आपकी ओवर एक्साइटेबिलिटी ऑफ सेंट्रल एंड पेरिफेरल। सो बेसिकली आपका सेंटर और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेबिलिटी फंक्शनिंग करने लग जाते हैं, नंबनेस हो जाती है, लाइट हेडेडनेस हो जाती है, एंड इट कैन कॉज नर्वसनेस, मसल स्पाज, कन्वर्जन्स, लॉस ऑफ कॉन्शियस एंड डेथ, ठीक है। नंबनेस मींस आपकी बॉडी में इनसेंसिएशंस क्रिएट हो जाती है, ठीक है, लाइट हेडनेस, हेवीनेस फील होती है, नर्वस रहोगे, मसल स्पाज्म बेसिकली इनवॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ मसल्स या टेक्ने जिसमें आपके कैल्शियम लेवल अगर कम हो जाता है, ठीक है, कन्वर्जेंस हो जाती है, लॉस ऑफ कॉन्शियस, आप होश में नहीं रहते, एंड इवन समटाइम इट लीड टू डेथ। सो यू नो हाउ इम्पोर्टेंट दिस लेवल इज टू बी मेंटेन, ठीक है। एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, that otherwise you will have this type of disease, you will either have acidosis, you will either have alkalosis. Next is acidosis. मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है हमारे पास ड्यू टू डिक्रीज इन बाइकार्बोनेट, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ड्यू टू इंक्रीज इन कार्बोनिक एसिड, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस दिस आई विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। इम्बैलेंसेस जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया वो सारा क्लियर है, मैकेनिज्म्स क्लियर है? यस मैम। यस मैम। हाँ जी, कॉल करता है वो एक क्या बार बता दो। बेटा? बाइकार्बोनेट की केस में जो हमारे पास पीएच कॉल करता है, एक मिनट, हाँ जी, ये पूछना है बेटा? यस मैम। मैम इसके अंदर हमारे पास जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये एसिड बढ़ने पे एच पॉजिटिव क्यों बनाया है इसने, मतलब क्योंकि उससे तो और बढ़ सकता था, वो तो मैं समझ गया कि रीनल निकाल देता है इसको, पर इसने एच पॉजिटिव क्यों बनाया? बेटा इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हो रहा है तो आपके पीएच जो है, जब भी H प्लस आयंस इंक्रीज होते हैं पीएच का क्या होता है, इट फॉल्स। ये यहाँ पे पढ़ा है ना हमने, ये देखो, increase in H plus ions, pH drops. So this result in the development of acidosis.
क्लियर है? मैम जब ऑलरेडी हमारे पास पीएच नीचे ही जा रहा था तो और H पॉजिटिव बनाने की क्या जरूरत पड़ी बॉडी को? एक मिनट बेटा, कार्बोनिक एसिड जो है दैट ब्रेक डाउन इनटू H प्लस एंड HCO3 आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस. सो बेसिकली रिएक्शन जो है, जब पीएच फॉल हो रहा है आपके H प्लस आयंस ज्यादा फॉर्म होंगे, इसीलिए H प्लस आयंस इस रिएक्शन में फॉर्म हो रहे हैं. तभी एसिडिटी हमारे पास बढ़ रही है. क्या कह रहे हो? आपने बोला था पीएच जो फॉल कर रहा है मतलब हमारे पास एसिडिटी बढ़ रही है. आपके H प्लस आयंस बढ़ रहे हैं, मैंने ये बोला था. मैंने एसिडिटी वर्ड नहीं यूज किया, मैंने बोला था H प्लस आयंस बढ़ रहे हैं. अगर H प्लस आयंस बढ़ रहे हैं तो आपकी पीएच जो है वो ड्रॉप हो रही है, जिसकी वजह से कंडीशन डेवलप हो रही है एसिडोसिस. ओके. ये तो बाइकार्बोनेट मैकेनिज्म है बेटा. बाइकार्बोनेट बफर जो है वो बॉडी में कैसे एक्ट करता है, जब पीएच बढ़ती है तो क्या होता है, जब पीएच फॉल होती है तो क्या होता है. जब पीएच फॉल हो रही है तो ज्यादा H प्लस आयंस फॉर्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से पीएच जो है वो फॉल हो रही है और एसिडोसिस कंडीशन डेवलप हो रही है. ओके. तो इसके जो मेजरली डिजीज हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी, डिसऑर्डर्स ऑफ एसिड बेस बैलेंस. और कोई क्वेरी इस टॉपिक से किसी बच्चे की? नो मैम. जिन बच्चों ने अभी तक अपना वो वहां पे नहीं दिया है बेटा, टर्न इन नहीं किया है, वो टर्न इन कर लो. आपकी फाइल्स में एक्सपेरिमेंट लिख लिए दोनों? यस मैम. यस यस मैम. सबने लिख लिखा रहा था. एक्सपेरिमेंट? यस मैम. यस मैम. मैंने आप लोगों को आई थिंक कल का टाइम बोला था चेक करने के लिए, या थर्सडे? फ्राइडे था शायद. आप एक बार इस स्लाइड्स को पढ़ लेना, ठीक है? इन केस अगर मुझे कोई बुक मटेरियल भी मिलेगा, मैकेनिज्म ऑफ दिस रेगुलेशन ऑफ पीएच, दैट आल्सो आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है? सो दैट दिस टॉपिक बिकम मोर क्लियर टू एवरीवन. ओके बेटा, नाउ यू कैन लीव द क्लास. ओके, थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. एक मिनट रुको. अच्छा चलो, लीव कर दो बेटा. ओके मैम.